तो देखो बेटा, नया चैप्टर शुरू करना है। चैप्टर का नाम है यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशन। ठीक है, तो यूनिट पढ़ेंगे पहले, फिर डायमेंशन, और इसके बाद मेजरमेंट की हम इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज को मेजर करने की कौन सी बड़ी यूनिट हो सकती है, कौन सी छोटी यूनिट कैसी हो सकती है, किस तरह से उनको हम यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे। डायमेंशन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, और एट लास्ट इसके अंदर एक टॉपिक और पढ़ेंगे जिसका नाम होगा एरर। क्या नाम होगा? एरर। इसका इस्तेमाल हम लोग अपने आगे की चैप्टर्स में ज्यादा होता देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट उठता है कि ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है। वेक्टर में भी हम लोगों ने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? हर वो क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो, जिसको आप मेजर कर सकते हो। ठीक, हर वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, उसे हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी, मतलब जो लाइट है ना वो कितनी इंटेंस है। ठीक, मास, लेंथ, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक, ऐसी कई सारी क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक, जैसे आप कितना खुश हो, हैप्पी, हैप्पीनेस को मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं। ठीक, आप कितने दुखी हो, कितनी सैड हो, क्या इसको मेजर किया जा सकता है? नहीं। तो इसको हमने डिवाइड किया, फिजिकल क्वांटिटी को भी दो तरीके से हो सकता है, एक फिजिकल क्वांटिटी, एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो फिजिकल क्वांटिटीज है, और जिनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं वो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस, ठीक है, जॉय, इनको मेजर कर सकते हो क्या? नहीं। ठीक, देखो, अब फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ टू फैक्टर्स। पहला फैक्टर जो है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन है, और दूसरा फैक्टर है ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। ठीक, होता क्या है, कई सारी क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, और कई सारी क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक, जैसे तो जब आपको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट ना हो, केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, तो उसे बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। जैसे टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर को मेजर करने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है? नहीं, केवल मैग्नीट्यूड चाहिए कि इस बॉडी का टेम्परेचर भाई इतना है, उसका क्या डायरेक्शन वो नहीं पता लगती है हमें। ठीक, तो टेम्परेचर क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक, जैसे लेंथ, भाई किसी रॉड की लेंथ नापनी है, तो ये तो नहीं पता कि यहाँ से नापो यहाँ तक जाए, उसकी डायरेक्शन ये होनी चाहिए। इसका मतलब लेंथ भी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन कुछ क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, कुछ क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? डायरेक्शन की। तो ऐसी क्वांटिटीज को बोलते हैं डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जिसमें दोनों चाहिए, उसे बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी में दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। जैसे जैसे फोर्स, तो किसी बॉडी में फोर्स लगाया, ठीक, तो फोर्स के की वजह से क्या होगा? बॉडी मूव करेगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगी। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी। तो फोर्स में क्या रिक्वायरमेंट है? डायरेक्शन, उसके साथ साथ मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन और उसके साथ साथ मैग्नीट्यूड। लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको जिनमें क्या होता है? डायरेक्शन तो होती है, लेकिन वेक्टर्स के एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करते। जो पीछे चैप्टर में पढ़ के आए हम लोग वेक्टर के अंदर, वेक्टर के एडिशन लॉ कौन कौन से हैं? ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। ठीक, ये जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये वेक्टर्स के लॉ फॉलो करेंगे। लेकिन कुछ क्वांटिटीज होती हैं जिनमें हम डायरेक्शन तो बताते हैं, लेकिन वो वेक्टर्स के एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करते। ठीक,
इसे बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी बोलेंगे? टेंसर, सॉरी, टेंसर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी कहलाएगी बेटा? टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटीज, जैसे टेंसर क्वांटिटीज में कौन कौन सी आ सकती हैं? जैसे इलेक्ट्रिक करंट, करंट में डायरेक्शन होगी लेकिन ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता, तो टेंसर क्वांटिटी हो गई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम आगे पढ़ेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी क्या होता है? डायरेक्शन नहीं होती, ठीक, डायरेक्शन नहीं होगी, मतलब डायरेक्शन होती है लेकिन हम इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पीटीसी। तो ये कुछ टेंसर क्वांटिटी है। कौन कौन सी है? टेंसर क्वांटिटी, ठीक। ऐसी क्वांटिटी जिनको डिफाइन करने के लिए, ठीक, या जो डायरेक्शन तो कंटेन करते हैं लेकिन जो वेक्टर के एडिशन लॉ है उनको फॉलो नहीं करते, उन्हें क्या बोलेंगे हम? टेंसर क्वांटिटीज, ठीक। अब बात करें ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, तो डिपेंडेंसी के बेस पर अगर चलें तो जो फिजिकल क्वांटिटी है उनको हम डिवाइड करेंगे। पहला फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव क्वांटिटीज, इसके अलावा भी होती है, उसकी बात करेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब ये डिपेंडेंसी के मतलब क्या है? डिपेंडेंसी के बेसिस पे इनको कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखो, कुछ क्वांटिटीज होती हैं जो अपने आप में डिफाइंड होती हैं, जिनको डिफाइन करने के लिए किसी भी दूसरी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उन्हें बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या बोलेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटीज। लेकिन कुछ क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज या कुछ क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें बोलते हैं ड्राइव क्वांटिटीज। क्या बोलेंगे? फिर सुनो, कुछ क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए किसी भी दूसरी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। अभी आगे बात करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी होती हैं, ठीक। और ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं या फिर किसी दूसरी क्वांटिटी के बेस पर ही डिस्क्राइब होती हैं, उन्हें बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक। ओके, अच्छा, तो डिपेंडेंसी मतलब डिपेंड कर रहे हैं, डिपेंड नहीं कर रहा है तो फंडामेंटल, और डिपेंड कर रहा है तो ड्राइव, ठीक है। तो दो तरह की क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल एंड ड्राइव। तो डिपेंडेंसी की बेस पर हमने दो तरह की क्वांटिटी देख ली। कौन कौन सी देख ली? फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। फंडामेंटल को ही बेस क्वांटिटीज भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बेस क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज बेटा 7 होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज जो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। ये कितनी होती हैं? केवल और केवल 7, ठीक। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। पहले लेंथ, सेकंड मास, थर्ड टाइम, फोर्थ टेम्परेचर, फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स्थ luminous intensity, and seventh amount of substance, amount of substance। ये होती है बेटा 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक। ये सारी क्वांटिटीज अपने आप में ही डिफाइंड होती हैं, ठीक। किसी दूसरी क्वांटिटी के बेस पर इनको हम डिफाइन नहीं कर सकते। अभी 11th में जो हमारा ज्यादातर यूज आएगा तो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी क्वांटिटी का ही यूज आएगा, और 12th में इलेक्ट्रिक करंट। बाकी दो हम कहीं इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक। ये जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है, इसका मतलब जो लाइट है ना, अगर कैंडल जलाओ तो कैंडल चमक मारेगी, तो उसकी चमक को मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका? ल्यूमिनस इंटेंसिटी का।
इसका इस्तेमाल करते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक, अब इन 7 को छोड़ के बाकी जितनी भी क्वांटिटीज है उन सबको हम डिफाइन कर सकते हैं इनके बेस पर, तो उसको क्या नाम देंगे, जैसे जैसे स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, एक तरह की लेंथ है, और टाइम तो फंडामेंटल क्वांटिटी है ही है, यानी दो फंडामेंटल क्वांटिटी की बेस पर एक नई क्वांटिटी को डिस्क्राइब किया है। इसको क्या बोलेंगे हम, डेराइव्ड क्वांटिटी। क्या बोलेंगे बेटा, डेराइव्ड क्वांटिटी सॉरी। ठीक, ओके। अब जैसे एक्सेलरेशन लिखें, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी ऑलरेडी दो क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा, और टाइम और आ गया, मतलब एक्सेलरेशन भी दो क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, लेंथ और टाइम। तो ये भी क्या हो गई बेटा, एक डेराइव्ड क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी हो गई, ड्राइव क्वांटिटी। क्लियर हो गया कि ड्राइव क्वांटिटी क्या है और स्केलर और फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज जो अपने में ही डिफाइंड होंगी, जिनको डिफाइन करने के लिए किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उन्हें बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। और ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटी के बेस पर ही क्या होंगी, डिफाइंड होंगी, ठीक है, उनको बोलेंगे ड्राइव क्वांटिटीज। ठीक, और भी क्वांटिटीज होती हैं, उनकी बात हम आगे करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया ना बेटा। स्केलर क्वांटिटी क्या है, वो क्वांटिटी जिनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, लेंथ उसके डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड चाहिए, और ये वेक्टर के एडिशंस लॉ को भी फॉलो करेंगे। लेकिन टेंसर क्वांटिटी क्या है, वो क्वांटिटीज जिनमें डायरेक्शन तो होंगी लेकिन वेक्टर के एडिशंस लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक, तो इन्हें बोलेंगे टेंसर क्वांटिटीज। क्या बोलेंगे, टेंसर्स क्वांटिटीज। देखो अगला टॉपिक है यूनिट। अब यूनिट क्या है, यूनिट एक ही तरह की क्वांटिटी को मेजर करने की एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। ठीक, यूनिट क्या है, यूनिट एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जो मेजर करेगा एक ही तरह की फिजिकल क्वांटिटीज को। जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंड करेगा, अगर बहुत बड़ी डिस्टेंस है तो किलोमीटर इस्तेमाल करेंगे, अगर छोटी है तो मीटर यूज करेंगे, बहुत छोटी है तो सेंटीमीटर, और इससे भी छोटी है तो मिलीमीटर, है ना। तो इस तरह से हम लेंथ को मेजर करने की कुछ डेफिनेट क्वांटिटीज को डिफाइन कर चुके हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं हम, यूनिट। क्या बोलेंगे, यूनिट। अब अगर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को देखो, फिजिकल क्वांटिटी, तो उस फिजिकल क्वांटिटी में, फिजिकल क्वांटिटी में आपको दो चीजें दिखेंगी। एक उसमें नंबर होगा, जैसे 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 100 मीटर, 1000, है ना। तो इस तरह से क्या दिखेगा, एक नंबर दिखेगा जिसे बोलेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक, न्यूमेरिकल वैल्यू, और साथ में क्या होगी, एक यूनिट, साथ में क्या होगी, यूनिट, यूनिट इनटू यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर डिफाइन करोगे तो उसमें दो चीजें होंगी, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और दूसरी क्या होगी बेटा, यूनिट। मान लिया कि जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है, क्यू है। क्यू एक फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे फोर्स आएगा, वेलोसिटी आएगी, तो फोर्स के लिए एफ लिखते हैं, वेलोसिटी के लिए वी लिखते हैं, है ना। वैसे क्या मान लिया, क्यू एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्यू क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। तो इसकी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, हमको नहीं पता तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं, मान लेते हैं एन है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, एन, और यूनिट मान लिया क्या है, यू। ठीक,
तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम मेजर करेंगे उसमें दो चीजें होंगी, एक होगी न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी क्या होगी, यूनिट। ठीक, अच्छा ये पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक, अच्छा अगर मान लो हम यूनिट को चेंज कर देते हैं, कैसे, जैसे लिखा है 1 किलोग्राम और इसको ग्राम में चेंज कर रहे हैं तो क्या हो गया 1000 ग्राम। ठीक है, तो अगर आप मान लो तो कोई सामान सब्जी लेने गए थे मार्केट से 1 किलो, तो वो 1 किलो किसके बराबर होगा, क्या क्वांटिटी चेंज हो गई क्या, नहीं, वो तो कांस्टेंट ही है। क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है, यानी क्यू क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन क्या हुआ, अगर आपने न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करी तो यूनिट चेंज हो रही। ठीक, इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है तो यूनिट क्या है, बड़ी है, और अगर न्यूमेरिकल यूनिट बड़ी है तो यूनिट क्या है, छोटी। फिर सुनना कि अगर हमने चूज किया है किसी कोई अमाउंट है या कोई बॉडी है जिसका मास मेजर कर रहे हैं, उसका मास 1 kg है, तो यूनिट जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या है, छोटी है, और यूनिट क्या है, बड़ी। अब इसको हम कन्वर्ट करें 1000 ग्राम, न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई लेकिन यूनिट क्या है, छोटी हो गई। ठीक, लेकिन ओवरऑल फिजिकल क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट। मैं अगर कोई मार्केट से सब्जी लेके आए, है ना, क्या लेके आए, सब्जी, घर में लाए, मम्मी ने कहा डलिया में रख दो। ठीक, मान लो एप्पल लाए, एप्पल और चप्पल है। ठीक, अब बताओ हम 1 किलो एप्पल लेके आए थे और उसको 1000 ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या एप्पल चेंज हो जाएंगे क्या, वो तो 1 किलो ही रहेंगे ना, उनकी जो क्वांटिटी वो तो सेम ही रहने वाली है। तो क्वांटिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट, क्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट। लेकिन क्या हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं क्या, मान लिया पहले सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू n1 और यूनिट क्या हो गई, u1, और दूसरे सिस्टम में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है क्या है, n2 और यूनिट क्या हो गई, u2, और ये पूरी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। ये दोनों क्या होंगे, ये चेंज नहीं होंगे। इससे एक चीज और क्लियर हो रही है कि अगर हम n1 को इधर भेज दें तो u1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n1। ठीक, या फिर अगर हम n2 को इधर भेज दें तो जो u2 होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या, n2 के। ठीक, तो एक चीज क्लियर हो गई कि जो यूनिट होगी वो क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी न्यूमेरिकल वैल्यू के, न्यूमेरिकल वैल्यू के। ठीक, यानी यूनिट अगर बड़ी होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। ये कहानी अभी यहां समझाई थी तुमको हमने। ठीक, और अगर यूनिट छोटी होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। कोई डाउट तो नहीं, पक्का, कोई समस्या, ठीक है। तो इस तरह से हम यूनिट को डिस्क्राइब करते हैं, और यूनिट को मेजर कैसे करेंगे, इस तरह से। ठीक है, कोई डाउट, ठीक है। क्वांटिटी कांस्टेंट है, क्वांटिटी में कोई चेंज आया क्या, एप्पल 1 kg के थे बाउल में, तो बाउल में भी 1 kg ही होंगे। 1 kg में 10 है तो अभी भी 10 ही होंगे। ठीक, चाहे उसको किलोग्राम में चेंज कर लो, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, क्या हुआ, आगे बढ़े। देखो बेटा, फंडामेंटल और ड्राइव क्वांटिटीज की यूनिट के बारे में बात करेंगे बेटा। ठीक है, यूनिट के बारे में हमने समझा। ठीक, तो जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं और इनके सिंबल्स देख लेते हैं। ठीक, फिर ड्राइव क्वांटिटीज की यूनिट कैसे निकालेंगे उसकी बात करेंगे, और कुछ स्पेसिफिक सिस्टम है मेजरमेंट के, ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं, उनके बारे में समझेंगे वो क्या होते हैं। ठीक, समझो। सबसे पहले बात करते हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो हमने पढ़ी, साथ ही है। ठीक, अब जो इनके यूनिट्स है वो क्या है और इनके सिंबल क्या होंगे। पहली यूनिट क्या पढ़ी थी बेटा हम लोगों ने, मास। तो मास की जो यूनिट है वो क्या है बेटा, किलोग्राम। ठीक, और इसका सिंबल क्या होगा, केजी। ठीक, लेंथ, अगली क्वांटिटी क्या थी, लेंथ, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर, और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सिंबल क्या होगा, एम। टाइम है अगली क्वांटिटी, सेकेंड इज द यूनिट। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट है ये, याद रखना। टाइम कहीं भी आएगा तो हम सेकंड में ही मेजर करेंगे, मास कहीं भी आएगा तो उसे हम किलोग्राम में ही चेंज करेंगे। ठीक, ओके। इसके बाद इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एस। अगला है टेम्परेचर,
टेम्परेचर बेटा यूनिट क्या होगी, केल्विन, रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल के से। लुमिनस इंटेंसिटी यूनिट क्या है, कैंडेला, क्या लिखेंगे, सीडी। जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी ना उसकी यूनिट है, मेजर करते हैं, जैसे फोर्स को हम मेजर करते हैं यूनिट न्यूटन में, है ना, तो वैसे ही क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी क्या है, की यूनिट क्या है, कैंडेला, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक सीडी से, ठीक। फिर इसके बाद अगला आएगा इलेक्ट्रिकल करंट, इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर। ए से लिखते हैं जनरली या ए पी एम से लिखते हैं, ऐसे इस तरह से, ए एम पी, ये 10th में भी पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक। इसके बाद क्वांटिटी ऑफ मैटर, इसे क्या बोलेंगे, मोल, और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एम ओ एल। तो ये तो फंडामेंटल हो गई। अब दिमाग में ऐसा ड्राइव क्वांटिटीज की यूनिट, तो बेटा हमने पढ़ा कि जो ड्राइव क्वांटिटीज है वो फंडामेंटल क्वांटिटी पे क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज की अगर यूनिट पता है तो ड्राइव क्वांटिटीज की यूनिट भी हम निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे एरिया, एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। लेंथ, लेंथ ही है मतलब मीटर, और विड्थ भी क्या एक तरह की लेंथ है, तो क्या हो गया, मीटर। इसकी पावर कुछ नहीं, इसकी पावर कुछ नहीं, 1 1, क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो देखो एरिया क्या है, एक ड्राइव क्वांटिटी है जिसकी यूनिट क्या निकल के आई, मीटर स्क्वायर। किस पे डिपेंड कर रही है, फंडामेंटल क्वांटिटीज पे। जैसे अगर हम जो पीछे लिखा था स्पीड की बात करें, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस मतलब लेंथ यानी मीटर, और टाइम मतलब यूनिट है सेकेंड, इसको लिखेंगे एस से। अब इसको क्या लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड इनवर्स। तो मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स क्या हो गए, यूनिट हो गए किसकी, स्पीड की, ठीक। अब इसी तरह से निकाल सकते हो बेटा एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जहां डिस्टेंस है वहां टाइम, डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो सेम ही यूनिट होगी, क्या हो गया, मीटर सेकेंड इनवर्स अपॉन सेकेंड। इसको ऊपर ले जाओ तो क्या बन गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट हो गई एक्सेलरेशन की, ठीक। तो फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट पर ही डेराइव क्वांटिटीज की यूनिट भी डिफाइंड हो रही है, डिपेंड कर रही है तो डिफाइंड भी होंगी। क्लियर है, कोई डाउट। दो और यूनिट है बेटा जिसके बारे में समझना है, जिन्हें हम नाम देते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब इस सप्लीमेंट्री यूनिट्स में पहला क्या आता है, इसे बोलते हैं हम लोग रेडियन, ठीक। रेडियन किसके किससे करेंगे, तो देखो ये तो यूनिट है, कोई क्वांटिटी होगी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, इसे बोलेंगे प्लेन एंगल। क्या बोलेंगे बेटा, प्लेन एंगल। मान लो एक पार्टिकल था जिस पोजीशन पे था, ए पोजीशन पे, ठीक, और वो पहुंच जाता है एक आर कंप्लीट करके बी पोजीशन पे, और एंगल ट्रेवल कर रहा है कितना, थीटा। आर्क बनना है ए बी, और एंगल कितना है, थीटा, ठीक। और इसकी रेडियस जो है वो कितनी है, आर है। इस पाथ की रेडियस क्या है, आर। अगर इसको लेते हुए कंप्लीट करते सर्कल, तो भाई सर्कल कंप्लीट करेगा सर्कुलर पाथ, तो इसे बोलेंगे प्लेन एंगल। क्या बोलेंगे, प्लेन एंगल, ठीक। अब देखना ध्यान से जरा बेटा, यहां पर अगर हम इस थीटा को रिप्रेजेंट करें, मतलब इसको थीटा को निकालें, तो हमने पढ़ा है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल क्या है, थीटा, और आर्क क्या है, ए बी, आर्क क्या है, ए बी, और रेडियस कितनी है, आर। तो ये जो प्लेन एंगल होगा वो किसके बराबर होगा, आर्क अपॉन रेडियस के, आर्क अपॉन, और इसकी यूनिट क्या होगी, रेडियन। यूनिट क्या होगी बेटा, रेडियन, ठीक। यूनिट क्या होगी, डिग्री नहीं होगी, क्या होगी, रेडियन। हाँ, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, तो कन्वर्जन अभी हम आगे देखते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक। फिर अगला आता है स्टेरेडियन, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। ये किस में काम करेगा, सर्कल ले लो, 2 डायमेंशन,
और ये किस पे काम कर रहा है, स्फीयर। एक 3 डायमेंशन पिक्चर ले लो, स्फीयर ले लो, क्या ले लो, स्फीयर, उस पे काम करेगा। ठीक, ये बेटा स्फीयर है आपके पास, क्या है, स्फीयर। अब उसका एक छोटा सा पार्ट कर लिया, जिसकी रेडियस कितनी है, आर, इसकी रेडियस कितनी है, आर। ठीक, अच्छा, तो ये कुछ इसका एरिया होगा, ये क्या होगा, इसका एरिया होगा। ठीक है, ओके। तो देखो सॉलिड एंगल कैसे निकालेंगे, सॉलिड एंगल देखना ध्यान से, ये कुछ इसका एरिया होगा, मतलब एक पार्ट कट किया, जैसे क्या लो, तरबूज देखते हैं ना, तरबूज लेने जाते हो तो क्या करते हैं, चाकू से कट करते हैं, तो ऊपर तो इतना पार्ट होता है, लेकिन जब वो कट होता है तो नीचे पार्ट कैसा होता है, एक त्रिकोण, एक कोण के आकार का हो जाता है, होता है ना। ठीक, मतलब क्या है, इस सेंटर से कट किया, तो ये जो लाइन है, ठीक, ये एरिया निकल रहा है, ये जो एंगल बनेगा इसको बोलेंगे सॉलिड एंगल डी ओमेगा, क्योंकि एंगल क्या है, बहुत छोटा है, इसीलिए इसको नाम क्या देंगे, सॉलिड एंगल डी ओमेगा। अगर बड़ा एंगल होगा तो उसे ओमेगा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ओमेगा। ठीक, तो अब सॉलिड एंगल कैसे डिफाइन करेंगे, सॉलिड एंगल इक्वल टू, सॉलिड एंगल अगर निकालना है तो जो एरिया कट किया है, एरिया कट अपॉन जो एरिया कट किया उसके रेडियस का स्क्वायर करके डिवाइड कर दो, तो ये इससे निकल के आएगा क्या, सॉलिड एंगल, क्या निकल के आएगा, सॉलिड एंगल। फिर सुन लो, सॉलिड एंगल तुम्हें एग्जांपल समझाया, एक तरबूज लेने जाते हैं, तरबूज में क्या करता है, वो काटता है, काट के दिखाता है कि रेड कितना मीठा है, रेड है। जब कट करता है तो ऊपर का पोर्शन क्या होगा, ज्यादा, लेकिन जब निकालता है तो एक कोन के आकार का निकलता है, यानी नीचे कैसा होगा, पतला होगा, पतला होगा, तो मान लिया सेंटर से निकल के आ रहा है, कहां से निकल के आ रहा है, सेंटर से, तो सेंटर से दो लाइन जाएंगी जो एरिया कट हो रहा है, तो ये जो लाइन है वो एक इंक्लाइनेशन दिखाएंगी, इसी को क्या नाम देंगे बेटा हम, सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होगा एरिया कट, जितना एरिया कट करके निकाला गया है अपॉन जो रेडियस है उसके स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ये क्या होगा, सॉलिड एंगल के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, सॉलिड एंगल। अच्छा, अब ये जो सॉलिड एंगल है इसकी जो यूनिट होगी वो यूनिट होती है स्टे रेडियन, स्टे रेडियन। ठीक, ये जो रेडियन और स्टे रेडियन है ये एक सप्लीमेंट्री यूनिट है, कौन सी यूनिट है, सप्लीमेंट्री यूनिट। तो हमने तीन तरह की यूनिट पढ़ ली, फंडामेंटल यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में कितनी है, केवल दो है, कौन कौन से, रेडियन एंड स्टे रेडियन। रेडियन किसमें आएगी, प्लेन एंगल में, मतलब एक सर्कल ले लो, है ना, सर्कल के पाथ पर आर्क पे चल रहे हो तो जो एंगल कैलकुलेट हो क्या आएगा वो प्लेन एंगल है, और इसको जो यूनिट होगी वो क्या होगी, रेडियन होगी। अब एक सॉलिड स्फीयर ले लो, उसका एक पार्ट कट करो, तो जो पार्ट कट करके निकालेंगे वो एक कोन के आकार का होगा, एक कोन के शेप का होगा, तो कोन का शेप सेंटर पे क्या बनाएगा, एक एंगल बनाएगा, तो जो एंगल बनना है उसे क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल। अब ये सॉलिड एंगल कैसे निकालोगे, सॉलिड एंगल निकालने के लिए जो एरिया कट किया है उसका एरिया डिवाइड कर दें, जो एरिया कट किया उसकी एक रेडियस होगी, रेडियस के स्क्वायर के। ठीक, क्योंकि जो कट किया वो सर्कुलर फेस कट होगा, अंदर क्या होगा, एक रेडियस मिलेगी, क्या मिलेगी, कोई समस्या, इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, स्टे रेडियन। ठीक, ओके, तो देखते हैं बेटा कन्वर्जन ऑफ डिग्री इनटू रेडियन कैसे करेंगे, देखना ध्यान से। हमने एक छोटे से आर्क को लिया था कि मान लो ये पार्टिकल है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से चलता है और इस आर्क पाथ पे ट्रेवल करता है एंगल थीटा। ठीक, आर्क कितना, ए बी, आर्क कितना, ए बी, तो ये थीटा कैलकुलेट किया था, एंगल इसे सॉलिड प्लेन एंगल बोला हम लोगों ने पीछे, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, है ना, ये पढ़ा ना। ठीक, रेडियस कितनी इस पाथ की, आर है। ठीक, रेडियस कितनी बेटा, आर है। अच्छा, ठीक है, मान लो कि पार्टिकल कंप्लीट सर्कल कवर कर रहा है, मतलब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर रहा है। ठीक, यहां से चला और घूम के वापस फिर आ रहा है, इसको समझ लेते हैं जरा। मान लो कि हमने कहा कि ये पूरा कंप्लीट सर्कल कर रहा है, पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट करे पॉइंट ए से और घूम के वापस फिर आ जाए। ठीक, घूम के वापस फिर आ गया, तो अब तुमसे हम पूछे कि आर्क कितना ट्रेवल किया,
आर्क कितना होगा, आर्क कितना की लेंथ है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस क्या हो सकती है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी, हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू। अब यहां से चला घूम के वापस यहीं आ गया, तो डिस्टेंस कितनी हुई, डिस्टेंस दैट इज एंगल इक्वल टू आर्क, आर्क जो होगा वो सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। भाई डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, यहां से चला घूम के वापस यहीं आ गया, तो डिस्टेंस कितनी चला, एक सर्कल, सर्कुलर पाथ के बराबर, और एक सर्कुलर पाथ की जो लेंथ होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस कितना होता है बेटा, 2 पाई आर अपॉन रेडियस कितनी है, आर, आर से आर क्या हो गया, कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू कितना आया बेटा, 2 पाई। ये जो थीटा है वो रेडियन है, हा? आर से आर क्या होगा, कैंसिल, ठीक है। अच्छा कि 2 पाई जो है वो कैसे, देखो पूरा कंप्लीट सर्कल लगाया तो एंगल कितना हो गया, 360, है ना, समझाने के लिए हटा दिया, आगे लिखेंगे उसको हम, ठीक है। 360 ठीक, बराबर किसके, 2 पाई के। तो 360 डिग्री किसके बराबर है, 2 पाई रेडियन के, ठीक। इसको एग्जांपल जनरल समझना, दिमाग में बैठा लो, आगे कई जगह इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक। कि भैया 5 पेन है, इसका प्राइस जो है वो 20 रुपीज है, ठीक है। तो एक पेन का प्राइस कितना होगा भाई, डिवाइड मारोगे तो कितना आएगा, ठीक है। आया कि नहीं आया, कंसेप्ट याद रहेगा, कई जगह इस्तेमाल करेंगे। पेन पेन पेन, और ये पैसा पैसा पैसा, रुपया रुपया रुपया, ठीक है। अच्छा तो भैया 360 डिग्री बराबर है किसके, 2 पाई रेडियन के। तो अब तुमसे हम बोले कि 20 रुपए में 5 पेन मिले, ठीक, तो एक पेन का प्राइस कितना, तो बस हम यहां कहेंगे एक रेडियन में कितने डिग्री, निकाल लोगे, एक डिग्री में कितने रेडियन, तो देखो क्या करना है, 1 डिग्री इक्वल टू 2 पाई बाई 360। अभी किस में कन्वर्ट हुआ, रेडियन में, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। आया कि नहीं आया, कोई समस्या, पक्का। अच्छा आगे देखो, अब इसको कन्वर्जन और करते हैं, जैसे मान लो तुम्हें देख करना है 30 डिग्री में, ठीक है, कितना करना है बेटा, 30 डिग्री में। तो ध्यान समझना, कंसेप्ट दिमाग में बैठाना, अपने आप समझ में आएगा। 30 डिग्री में कन्वर्ट करना है, 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, 30 डिग्री को। अच्छा यहाँ चलो, ये 1 रुपया, एक पेन में, एक पेन का जो प्राइस है वो निकाल चुके हैं, वो निकाल चुके हैं। अब हम तुमसे कह रहे हैं 30 पेन का प्राइस क्या होगा, तो क्या करोगे, 30 पेन का प्राइस, तो क्या कर दोगे, बस कंसेप्ट याद करो, क्या बताना चाह रहे हैं तुमको, है ये बचपने वाली बात, लेकिन इस कंसेप्ट से ये चीज आ रही निकल के, आ रही ना, ठीक है। तो भैया एक पेन का प्राइस निकाल चुके हैं, अब कह रहा 30 का निकालो, तो एक पेन का प्राइस निकाल चुके हैं, फिर कह रहा 30 का निकालो, तो क्या कर दे, मल्टीप्लाई, क्या कर दे, मल्टीप्लाई। इसको उड़ाओ उससे, कितना आया 6, कितना आया 5/6, यानी 30 डिग्री किसके बराबर होगा, 5/6 रेडियन के, 5/6 रेडियन के। अच्छा ऐसे बताओ 45 डिग्री, 45 डिग्री कन्वर्ट इनटू रेडियन, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 45 इंटू पाई बाई 180। इसको सॉल्व करें, कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम्स, कितना टाइम जाएगा, 4 टाइम। तो 45 डिग्री किसके बराबर, पाई/4 रेडियन के। आया, कोई समस्या, पक्का। अब डिग्री से रेडियन कन्वर्जन सीख चुके। अच्छा मान लो रेडियन से डिग्री में आना हो तो उल्टा कर दो, भैया भी क्या किया था, 360 डिग्री बराबर किसके, 2 पाई रेडियन के। हम कह रहे हैं कि अब रेडियन से तुमको किस में आना है, डिग्री में, तो एक रेडियन बराबर कितने डिग्री, तो 360 डिवाइड बाई 2 पाई, 360 डिवाइड बाई 2 पाई, यानी 1 रेडियन 180 अपॉन पाई के बराबर होगा, 180 अपॉन पाई के बराबर होगा। कहानी समझना तुमको समझाना चाह रहे हैं,
हम कह रहे हैं 360 डिग्री बराबर है 2 पाई रेडियन के। इसके बराबर है 2 पाई रेडियन। अब हम तुमसे कह रहे हैं कि 1 रेडियन बराबर कितने डिग्री के, तो तुम क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे। अब 360 डिवाइड बाय 2 पाई यानी कितना आया, 180 डिवाइड बाय पाई। आया कि नहीं आया? ठीक। अच्छा, अब तुमसे कह दे कि 4 रेडियन में कितने डिग्री होंगे, तो तुम कर लोगे मल्टीप्लाई, कर लोगे ना, बस समझदार हो तुम लोग। ठीक है।